बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद इफ्तिखार अहमद आपको समा के इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। आज मेरे साथ जो दोस्त तशरीफ़ रखते हैं वो चारों सूबों से तल्लुक़ रखते हैं, चारों सूबों में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, समा के ब्यूरो चीफ़ हैं। हम ही चाहते थे कि आज एक ऐसा तजिया भी कर लिया जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ये लोग वहाँ से आए हैं, ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके ये करीब हैं। इसके तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जलाल नूरज़ई साहब, कोयटा ब्यूरो के इंचार्ज हैं। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं महमूद जान बाबर साहब, पेशावर ब्यूरो, और फिर असलम ख़ान साहब, कराची ब्यूरो। जलाल, मैं आपसे बात शुरू करूँगा। बहुत दो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, क्या आप देखते हो कि इन वाक़यात के बाद किस हद तक मुतासर होगा कल का जो पोलिंग का दिन है वो? जी बिल्कुल, देखिए इफ्तिखार साहब, इन वाक़यात के इम्कानात मौजूद थे और थ्रेट्स भी थे इस हवाले से। और फिर ये जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है इसमें मुतवातिर इस नौइयत के वाक़यात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, खुसूसन कोयटा और फिर इस तरह जो बलोच बेल्ट है, डेरा बुगटी, कोलू, फिर वहाँ से मकरान, गवादर, ये पूरे इस बेल्ट में चाकी के अंदर ये वाक़यात हुए हैं। और फिर आज के दिन तक ये कोई 50 से ज़ायद बम धमाके ये हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो असर यकीनन इलेक्शन कैंपेन पे इसका हुआ है, चूँकि ज़ाहिर मुख्तलिफ किस किस इलाके में हुए? मतलब आज तो पशीन और किला अब्दुल्ला में हुआ है। आज जो वाक़या हुआ है वो पशीन में हुआ है, कोयटा से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये कौन सा हल्का जो मुतासर होगा इसकी वजह से? इससे देखें ना, ये NA 265 है, और जो आज निशाना जो दफ्तर बना है ये असफंदियार काकड़, सरोर खान काकड़ के ये भतीजे हैं। इस पे PB 47 के इनके इंतखाबी दफ्तर पे वहाँ पे हमला हुआ है। और उसी तरह NA 251 किला सेफुला में, और ये किला सेफुला ज़िला ये कोयटा से तकरीबन 290 किलोमीटर के फासले पर है, और ये अफ़गान बॉर्डर से भी मुत्तसिल है बादिनी के मकाम पर। तो ये हसास इलाका है। इससे पहले भी इन दोनों ज़िलों में खुसूसन किला सेफुला के अंदर बड़े संगीन वाक़यात हो चुके हैं। और फिर इसी झेल में, यानी अब देख लो, कुछ दिन पहले जो मच का वाक़या हुआ था, यानी 3 दिन तक वहाँ पे सूरत हाल बड़ी कशीदा रही। और फिर कोलपुर से गोकर्त के मकाम पर, दरबी के मकाम पर ये 70 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कोयटा जकाबाद शाहरा है। जलाल, एक सवाल उठता है कि क्या ये जो वाक़यात हो रहे थे, क्या इनकी वजह से इन हलकों में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुलतवी कर सकता है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में? देखे ना, इंतखाबात तो मुलतवी नहीं करने चाहिए। नहीं, इन कॉन्स्टिट्यूंसी मैं सारों की बात नहीं। देखे ना, देखिए इससे दोनों के सूबे के अंदर, यानी ये पोलिंग दिन के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होंगे, अल्लाह ना करे कि इम्कानात इसके मौजूद है। तो मेरे ख्याल से इंतखाबात की तरफ तो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी एक दफ्तर को निशाना बनाया है, और पशीन में भी एक इंतखाबी ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सरदारों के हाथ में रहेगी खेल, या सरदारों के अलावा भी लोग जीत के आएंगे वहाँ से? मुख्तलिफ है, देखिए ना, सरदार, अच्छा चलिए ऐसे कहते हैं बलोच और पख्तून बेल्ट, जी, इसको अगर तकसीम करूँ तो क्या जवाब होगा? देखें ना, पश्तून बेल्ट के अंदर कुछ जमातें हैं जो वहाँ पे नुमाइंदगी करती है, जैसे नाम लेना पसंद करेंगे आप उम्मीदवारों का? जी, पश्तूनख्वा पार्टी है, उसमें महमूद खान सर फहरिस्त है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी है, उसके ज़मर खान है, अज़हर खान अचिकज़ई है, और मुहिबुल्लाह उनके कैंडिडेट है इस पे 266 पे। फिर जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी जमात है पश्तून बेल्ट की, और वो जीती आ रही है, उनकी ज़्यादा असम्बलियों के अंदर सीटें वो जीते आ रहे हैं। तो फिर इसमें कुछ आज़ाद भी है, और नून लीग की तरफ भी ऐसे लोग हैं कि जिसके बड़े इम्कानात है कि वो भी कामयाब हो। जरा आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, और मैं आप तीनों दोस्तों को बताऊं कि हम शामिल करेंगे अपना नईम हनीफ़ को। वो किसी वक्त भी हमें ये ज्वाइन कर लेंगे, वो कि मसरूफ़ हैं। तो जो वो आएंगे तो फिर स्पेसिफ़िकली मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन पर बात करेंगे। असम खान साहब, मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। एक नया वाक़या हुआ है आपके सारे उस इलाके में, जो शहरी सिंध है, उसमें एक 72 घंटे पहले एक पार्टी ने कहा कि हमारे लोग भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी खासी उनकी तादाद है, और उनको कराची से ये हदायत मिली। अब वहाँ पे MQM पाकिस्तान भी है, कराची के दोस्तों की लिस्ट भी है। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा जो वहाँ पे कराची और हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है? देखिए, जो अचानक जो ऐलान हुआ 3 दिन पहले, उसमें 27 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 53 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस होगा। ये कहा जाता रहा है कि उस जमात का एक वोट बैंक है, लेकिन ये इसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर बहुत खुलकर सामने आए, तो ये उनको अब ये साबित करना होगा कि जो कहा जाता रहा है कि उनका वोट बैंक है, तो वो उस इलेक्शन में वाज़े हो जाएगा। फ़ायदे की बात की इफ्तिखार साहब आपने, इसमें फ़ायदा देखिए पीपल्स पार्टी को भी हो सकता है, जमात इस्लामी को भी, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको भी फ़ायदा हो सकता है। MQM को नुकसान होगा क्योंकि वो वोट उन्हीं के नाम पर मिलता था। MQM को ये बहुत ज़्यादा नुमाया कारकर्दगी तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन जहाँ पर एक टफ मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही थी कुछ नशिस्तों पर, तो जाहिर है कि इसका फ़ायदा MQM को नहीं होना, इसका नुकसान तो फिर किसको फ़ायदा होगा? अगर MQM को फ़ायदा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को भी होगा। मैंने कहा पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको फ़ायदा पहुँचेगा इन लोगों के खड़े होने से। जो लोग ये कह रहे थे कि 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें MQM पाकिस्तान जीत सकती है, अब आपको नजर आता है ये मुश्किल होगा? नहीं, देखिए वो कहा जा रहा था 12 सीटों पर MQM के लिए, अब 8 के करीब कहते हैं, अब 8-10 पे कहने के हैं, पहले तो 12 पे इफ्तिखार से बात हो रही थी। अच्छा महमूद जान, आप उस सूबे से हैं जहाँ पे कहा जाता है कि एक सियासी पार्टी जो थी जिसको निशान नहीं मिला, वो आज भी बड़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रही है, और जो तज़िये बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे वो शायद अपने आप को इस पोजीशन में रखें कि हुकूमत भी सूबाई फॉर्म कर लें। आप क्या कहते हैं? शुक्रिया इफ्तिखार साहब। वो जो मसला है तो वो अभी 50-50 है। उसकी वजह यह है कि जब माजी के इलेक्शंस को देखते हैं तो उस वक़्त वहाँ पे जो सूरत हाल थी, तो एक उनके जो बानी चेयरमैन थे वो भी मौजूद थे, वो उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे, वो लोगों को कुछ कहते थे तो लोग निकल आते थे। उसके अलावा पार्टी मुतहिद थी, उसमें कोई एक दूसरे से नाराज़गियाँ नहीं थी। अब मैं ये देखता हूँ कि पेशावर की सतह पे कुछ न कुछ नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो जो कैंडिडेट्स इस वक्त वहाँ से लड़ रहे हैं तो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स जीतें भी, तो थोड़ी सी अंदर तकसीम है, तकसीम है भी, कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, अब अंदर भी है ना, उसमें भी है, तो हाँ उसका जो उनको कुछ ना कुछ जगहों पे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ जगहों पे उसका नुकसान भी होगा। और फ़ायदा वहाँ होगा, उन्होंने अपने हल्के अब कुछ लोगों ने टारगेट कर लिए हैं कि ये हल्के हमने जीतने हैं, ज़्यादा लोगों ने उन हल्कों पे फोकस कर दिया है। जिन लोगों को ऐसी जगहों से टिकट मिले हैं जो कि उस बानी चेयरमैन के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं हम इस उम्मीदवार को वोट शायद ना दें, तो उसमें वो मसला है अभी, यानी 100% क्लियरिटी नहीं है जो 2018 में थी। हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि हथियारों का इस्तेमाल करना या हथियारों की नुमाइश करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले हमने एक रैली कह लें या जुलूस कह लें या एक गांव से दूसरे गांव में जाने का जो सफ़र है, वो तो सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त वेपन्स देखे गए, और गालिबन वेपन्स भी अमेरिकन हैं। ये क्या है? हाँ, वो तो बस वहाँ का एक कल्चर भी है उस इलाके का, तो है वहाँ पे थोड़ी सी वो भी है कि वो इलाका, आपको याद है कि वहाँ पे टेररिज्म आजकल बहुत ज़्यादा है। वो पूरा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में ये किस ब्लॉक में तस्वीरें जो आई, हाँ जी, याद है कहाँ की थी? लक्की मरवत और DI खान और ये जो टांक और ये जो इलाके हैं, तो यहाँ पे आजकल मसला ज़्यादा है, आपको पता है, ये टारगेट भी ज़्यादा है। तो ये जो लोग कैरी करके जा रहे हैं कैंपेन पे, ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन ये तो हुकूमत का काम है ना। उन्होंने कहा है कि आप अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखें, रजिस्टर्ड कंपनियों के रखें, उनके पास असलहा जो वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा ना हो कि आप किसी प्राइवेट सिक्योरिटी आप लेके नहीं फिर सकते। अब देखना ये कि उनका वहाँ पे क्या हुकूमत की तरफ से क्या इस पर रद्द-ए-अमल। जिन इलाकों का आपने तज़किरा किया, जिस तरह जलाल नूरजी हमें बता रहे थे कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन किए हुए हैं, ये ब्लॉक जो है ना जो मैंने आपको बताया, DI खान, लक्की मरवत, इसी की पूरी बात करना, तो कितने हल्के मुतासर होते हैं इसमें? तो देखें, एक तो ये DI खान के जितने हल्के हैं तो ये 2-3 हल्के वो हैं, लक्की मरवत का हल्का है, ये जो टांक है ये तो DI खान के साथ हो गया, तो 6-7 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे ये मसला इस वक्त चल रहा है। वहाँ पे तो बड़े वाक़यात हो रहे हैं। तो एक और आपको मैं बताऊँ, बाजवड़ है, बिल्कुल एंड पे दूसरी साइड पे है, वहाँ पे टारगेट किलिंग का वो हो रहा है। कौन लड़ रहा है इलेक्शन को? बड़े नाम जो हैं वहाँ पे तो अभी वो उम्मीदवार मरा है ना, आपने खुद वो तो खत्म हो गया ना वो इलेक्शन में, वहाँ पे वो उसका एक इसका भी खत्म हुआ, नीचे उसकी सूबाई असेंबलियों के भी इलेक्शन। हाँ, तो ये दो इस वक्त वहाँ पे बहुत यानी ऐसे इलाके हैं कि जहाँ से ये खबरें आ रही हैं। बाकी सूबे में इस वक्त बाकी सूरत हाल कदरे बेहतर है, और एक फ़िज़ा तो है। फ़िज़ा वहाँ पे 2 तरीके से है, एक तो डायरेक्ट टेररिस्ट के अटैक हैं, एक वो वायलेंस का है। एक 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए, जो लोग इस वक्त हुकूमत उन्हें तलाश कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी उस सारे अमल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो 9 मई से उनका किसी तरीके से कोई ताल्लुक़ है, तो अभी वो भी वोटर को आगे आने अशरफ खान साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। ये एक तो
बहुत नई तब्दीली वहाँ पे हुई है। क्या ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें सिर्फ कायद चाहिए, पता नहीं क्या क्या नारा था इनका, वो मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। मंजिल नहीं, ये उनमें से है ना जो मंजिल नहीं है। रहनुमा चाहिए। तो काफ़ी ये अजीब स्लोगन था, पर ये स्लोगन काफ़ी मजबूत भी हो गया है और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुना भी जाता है कि हमें मंजिल चाहिए। क्या चाहिए? मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। क्या पोजीशन होगी कराची की? और सिंध पूरे की बात करें, लेट्स गो टू द GDA एरिया। क्या GDA कुछ परफॉर्म कर पाएगी? देखिए कुछ जगहों पर परफॉर्म करेगी। कराची हैदराबाद को हम एक कुछ देर के लिए माइनस करते हैं, 22 सीटें कराची, 2 हैदराबाद, 24, 37 सीटें हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 30 से 32 सीटें होंगी जहां पर एक मुकाबला होगा। अब पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह पोजीशन में होगी। सांगड़ की एक नशिस्त है 209, शाजिया मरी, मोहम्मद खान जुनेजो, वहाँ पर एक सूरत तो आएंगे हल्कों पर। तो मैं आऊँगा जैसे ही हमें हनीफ ज्वाइन करेगा तो हल्कों पर। मैं आपसे ओवरऑल एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। सिंध के अंदर जो इंतखाब हो रहा है, क्या इसके नताइज 2018 से मुख्तलिफ होंगे या नहीं? 18 से मुख्तलिफ होंगे, ये तो तय है कि 18 से मुख्तलिफ होंगे। जाहिर है कि जिस तरह नुकसान किस पार्टी को नजर आता है? PTI को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। अब उसके बाद अब इसमें फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। कराची से उसकी सीटें सूबाई असम्बली की बढ़ेंगी, पहले 7 थी, अब उसकी सीटें और बढ़ सकती हैं। कौमी असम्बली में भी वो पहले जो एंड हुई है इफ्तिखार साहब, अभी 2018 की असम्बली जो मुद्दत हुई है उसमें 5 थी, अब हो सकता है 6 या 7 पे चली जाए। जलालुद्दीन साहब, हंग पार्लियामेंट आएगी बलूचिस्तान की, नताइज भी हंग होंगे। देखिए ना, उसमें ये एक चीज़ है कि बाज़ जमातों ने तो ख़दशात का इजहार भी किया है इस हवाले से, और उनमें खुसूसन जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, सरदार अख्तर मेंगल की जमात, उनकी जानिब से, और जमातों ने अपना काम भी किया है। और फिर ये जो एक नतीजा, जिस तरह आपने असलम खान साहब से पूछा 2018 के, उस पर मैं यही समझता हूँ कि यहाँ पे एक पीपल्स पार्टी का कुछ इजाफा होगा और नताइज वही होंगे जो 2018 में थे। ठीक है, मैं गुफ्तगू का हम सिलसिला जारी रखें। मेरा ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर आके हम बात करते हैं सीटों की, का मुकाबला कैसा हो रहा है। ख़वातीन, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद डायरेक्शन ट्रांसमिशन में। और इस दौरान नईम हनीफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये हमारे साथ जुड़े नहीं हुए थे जब हमने ट्रांसमिशन शुरू की, आज की मसरूफ़ थे, और इनकी ज़िम्मेदारी पूरे पंजाब की है, तो मसरूफियात बढ़ रही हैं। और आपको पता है कि कल इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले एक चेक लिस्ट होती है जो हर चीज़ को चेक करना होता है। तो नईम साहब उस मीटिंग में मसरूफ़ थे, अब तशरीफ़ लाए हैं। जी नईम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और आपसे हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से कि पंजाब की जो 141 जो नशिस्तें हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है? पंजाब में भी सूरत हाल जो है वो लाहौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जनूबी पंजाब में जो है कुछ सीटों पे मुकाबला सख्त है। आप अगर इधर वस्ती पंजाब की बात करें, फैसलाबाद में जो है मुझे लगता है कि 10 में से 3 नशिस्तें जो है वो नून लीग नहीं जीत पाएगी, 7 मुझे लग रहा है कि उस पर कामयाबी हासिल कर लेगी। इसी तरह गुजरावाला डिवीज़न की अगर बात करूं तो गुजरावाला की जो है पर्टिकुलरली जो सूरत हाल है वहाँ मुझे काफ़ी सूरत हाल बेहतर नज़र आई है। उसके बाद लाहौर डिवीज़न की बात करूं तो लाहौर में भी ज़्यादातर सीट्स पे तो नून लीग जो है सख्त मुकाबले के बाद बिला मुकाबला नज़र आ रही है। सख्त मुकाबले के बाद बिला मुकाबला इसलिए आप दे रहे हैं, इसलिए कि जो बड़े नाम हैं नून लीग के, मियां नवाज शरीफ साहब की बात करूं, मैं हमजा शहबाज शरीफ की बात करूं, मरियम नवाज की बात करूं, इन सब के सामने जो उम्मीदवार हैं, जो मेन उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो पाबंद सलासिल है। तो उनकी कोई तंजीम वगैरह नहीं थी, देखें पार्टी नहीं थी, पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही। पार्टी इस इलेक्शन में, पार्टी तो एक सूबे में तो 10 साल इक़्तिदार में रही। इस इलेक्शन में जो है वो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रात को जो पार्टी होती है वो वाली पार्टी है, वो दिन वाली पार्टी नहीं मुझे लगी। इसलिए कि कहीं भी मुझे जो है ना इनकी तंजीम नज़र नहीं आई। और अगर कहीं माजी में आपने बड़े इलेक्शन जो है वो देखे हैं, माजी में अगर इस तरह हुआ कि वो जेल से किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हारा या जीता, लेकिन एक ग्राउंड के ऊपर एक एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं एक NA के हल्के की बात करूं तो 350 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके लिए आपको 350 से ज़ायद पोलिंग एजेंट्स चाहिए, आपको 250 से 300 गाड़ी चाहिए, पर्चियां काट के देने वाले हों। अच्छा नहीं, हम इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं, ये नज़र नहीं आता कि जो इलेक्टेबल जिनके पास हैं, जिस पार्टी का आप तस्करा कर रहे हो, वो तो जीत जाएंगे। मेरे ख्याल है कि
पंजाब में 20-22 ऐसे इलेक्टेबल हैं जो जीत जाएंगे। आपके पास क्या ख्याल है और आपकी क्या रिपोर्ट है? जी, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हैं इलेक्टेबल्स, और इस 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो नहीं, मैं ये इलेक्टेबल की बात कर रहा था कि जिस पार्टी का आप तस्करा कर रहे हैं उनके पास इलेक्टेबल इतने हैं 20-22 जो जीत जाएंगे, मैं वो बात कर रहा था। बिल्कुल, इनके पास तो इतने इलेक्टेबल्स हैं जो जीत जाएंगे। बहुत से इनमें से ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो 2018 में जो हैं वो उड़ान उनकी किसी और तरफ थी। तो ये वक्त का पहिया है। जो अरेंजमेंट जो है 2018 में पीटीआई के लिए हुए थे, आज वो तमाम तर अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुयस्सर हैं मुस्लिम लीग नून को। तो जो मेरी कैलकुलेशन है पंजाब में, आपने कोई 92 का फिगर दिया था, तो बिल्कुल मैं तो इत्तेफाक करता हूं आपके उस फिगर से। सेंचुरी मुकम्मल करती हुई मुझे नून लीग फिर भी दिखाई नहीं देती। इस तमाम तर स्पोर्ट, तमाम तर मशीनरी के इस्तेमाल और तमाम तर अरेंजमेंट के बावजूद। अच्छा, ज़रा हल्कों की तरफ आएंगे। लाहौर के किस हल्के में आप समझते हो कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा? आपके पास 122, 27, 28, 29 और 125। 126, इसमें 126 है, 122 भी है। 122 जो है ना जी, उसमें ख्वाजा साद रफीक जो है 10,000 वोट से आखिरी इलेक्शन जीते थे। उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा है। अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब की मैं इंतखाबी सियासत की बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट बार का ही इलेक्शन हार गए, अपनी कम्युनिटी से भी नहीं जीत पाए थे। तो जहां तक इस हल्के की सूरत हाल है, ये हल्का जो है इसमें डीएचए भी है, इसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी है, मगर डीएचए से पहले भी जो है ज़्यादातर यूसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली, कंटोनमेंट से भी जीत ली, मगर जो इसके साथ मुल्हिका जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पे बानी चेयरमैन को भी वोट नहीं मिला था गुज़िश्ता इंतखाब में। तो वो जो चरट पिंड है और इसके साथ साथ जितने देहात हैं वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम। तो क्या कहते हो, 49-51 का मुकाबला है या 48-52 का मुकाबला है? मेरा ख्याल है कि 40-60 कर लें आप। गुड, 40-60 चलें। 127 बिलावल। देखिए 127 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 127 में जो है ना, जरदारी साहब असल में उनका सारा फोकस 127 है इसमें। कल रात तक भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं ज़हीराबाद खोखर, उनको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उनको दस्तबरदार करवाने की कोशिश कर रहे थे, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदार नहीं करवाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से वो इस इलेक्शन से विड्रॉ करें। सेनेट की भी ऑफर की गई और भी जो ऑफर्स जो लवाजमत होते हैं वो सब कुछ किए गए। ज़हीराबाद खोखर इस हल्के से बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, इससे पहले वो पीपी में यहां से जीत भी चुके हैं। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? मुझे ये लग रहा है कि आज मैं जा रहा था घर, ट्रैफिक उन्होंने ब्लॉक की थी, पीपल्स पार्टी का जुलूस निकल रहा था, 1.5-2 घंटे हमें वहाँ। सर मैं उसके लिए आपसे माजरत खाऊं। अब मैं उस वक्त अगर आप फ़ोन करते तो मैं ट्रैफिक ज़रूर आपके लिए हमेशा की तरह खुलवाता। अब ये है सर कि वहाँ पे बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी पोजीशन मुझे दोनों उम्मीदवारों से कमज़ोर लग रही है आज के दिन। यहाँ पे अराई बरादरी है, मियाँ मिसबा रहमान जो हैं, चौधरी सरवर जो हैं, पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये धड़े तोड़े जरूर उन्होंने, धड़ों ने अनाउंसमेंट भी की, मगर मुस्लिम लीग नून ने और खासतौर पे मियां शहबाज शरीफ ने उन धड़ों को मैनेज किया है। इसका मतलब जीत जाए? मुझे नहीं, इसमें अपसेट भी हो सकता है। इसमें ज़हीराबाद खोखर और ताड़ के दरमियान अच्छा, गुड जी सर। नेक्स्ट चले 128 जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। उसमें सबसे पहले तो दो दोस्त आमने सामने जो रात को अक्सर इकट्ठे पाए गए मुस्तकबिल करीब में। उसमें ओन चौधरी जो हैं वो आईपीपी के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं, सीट एडजस्टमेंट की सूरत में वहाँ पे वो इंतखाब लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अदील गुलाम मयूद्दीन है, हाफिज गुलाम मयूद्दीन साहबजादे। अब अदील गुलाम मयूद्दीन और ओन चौधरी बड़े दरीना दोस्त हैं, ठीक है, हम नवाला हैं ये ना, तो इनको अक्सर हमने देखा है कि ये इकट्ठे जो है वो। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? सलमान अकरम तो जीत जाएगा। नहीं, देखिए उनकी दोस्ती से सलमान अकरम को फायदा नहीं होना। सलमान अकरम को फायदा तब होना है कि उसी तरह तंजीम अगर नजर आई इलेक्शन डे पे, उसी तरह 350 पौने 400 पोलिंग एजेंट सलमान अकरम राजा ने जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट, उसी तरह से लॉरी स्टाइल में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये लाहौर है। नहीं आपको नहीं महसूस हो रहा है कि वो वेब पेजेस पर काम कर रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया पर लोगों को बुला रहे हैं कि आओ हमारा। आपको पता है 2013 पे और तमाम जो हमारे घरों में आता है वो क्या होती है, केबल, उस पर छाए हुए हैं। मैंने तो उनके बानी का बयान भी सुबह सुबह सुना है। 2013 में भी यूट्यूब के वज़ीर-ए-आज़म थे।
रब्बानी चेयरमैन पीटीआई। चलें लेट्स गो टू द नेक्स्ट NA 126 जो आपके पास 126 जो है ना, यहाँ पे जो है एक मरूसी सियासत को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे तो मैं अगर लाहौर की बात करता हूँ तो मैं ऊपर से शुरू होता हूँ, तो नंबर 1 मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और आगे खोखर खानदान शुरू हो जाता है। अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर, इरफान खोखर और सीट खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये शायद जो अराइन का और कश्मीरियों का था अभी कन्वर्ट हो गया है खोखरों में, खोखर एंड शरीफ। अच्छा, तो उसमें यह है कि सैफुल मलूक खोखर जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके मुकाबले में तोकीर खोखर हैं। तोकीर खोखर जो है वो ज़हीराबाद खोखर जितने जो है वो तगड़े उम्मीदवार नहीं थे। तोकीर खोखर की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे सैफुल मलूक खोखर की पोजीशन बेहतर है। गुज़िश्ता इलेक्शन बावजूद इसके कि सैफुल मलूक खोखर हार गए थे मलिक करामत खोखर से। ये चले नहीं बाब, आपका तो मेरे ख्याल कोटा खत्म नहीं हो गया। नहीं, आप एक सवाल है, 129 भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, अगर मौका मिले एक सवाल मैं करूंगा। ये मियां अजहर को बिल्कुल कोई चांस नहीं है? देखें, चूंकि मियां अजहर जो है वो बरादरी है मेरी, ज्यादा अराई वोट है 129 में, वहां पे मेयर इश्तियाक इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हाफिज नुमान को ओन चौधरी को 128 में एडजस्ट करने के लिए एट द 11th आवर 129 में भेजा गया। वो हाफिज नुमान का हल्का नहीं है, वहां पे अराई वोट बहुत ज्यादा है। मैं चलें अब उधर काकों की तरफ, और कौन कौन है जी बरादरियाँ इंपॉर्टेंट आपकी? काकड़ हैं, मुख्तलिफ है, चकजी है, काकड़ है, मैंगल है, बंगुलजी है। आइए सर, रिंद है। आपके पास क्या है हमारे लिए? अच्छा सर, मैं 265 पे बात करूंगा, जहां मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खान छोड़ के वो आए हैं, और इस पर डिस्कशन एक अरसे से हो रही थी कि आया मौलाना फजल रहमान को वहाँ के लसफला से, जहाँ पे आज ये धमाका हुआ है, सानिया पेश है, वहाँ से लड़वाया जाए या कोयटा के मुतसिल ज़िला पशीन से। तो फिर इस पर फैसला हुआ पशीन। हाँ, इसमें मुकाबला तब होता अगर महमूद खान अचकज़ई उनके हक़ में दस्तबरदार ना होते, और ये उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया महमूद खान अचकज़ई ने, और सिले में महमूद खान अचकज़ई को कुछ नहीं मिला है। होता तो अगर वो 266 पे मौलाना सलाउद्दीन अयूबी को दस्तबरदार कराते तो फिर ये एक मुतबादिल सिला होता है, ये बैलेंस ये 265-66 के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तो मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई, चूँकि वहाँ पे वोट बैंक दूसरे नंबर पे पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी है, तो फ़िज़ा इस तरह है कि वो मौलाना फजल रहमान के हक़ में है, चूँकि वहाँ पे एक खुशहाल काकड़ है पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी के, फिर वो एक तहरीक इंसाफ के सैयद ज़हूर आगा भी इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन ज़्यादा इम्कानात वो मौलाना फजल रहमान के हैं। और इसी तरह 266 पे ये मुकाबला है। अच्छा नूर साहब, मुझे बताएं फिर 266 पे कौन है? महमूद खान अचकज़ई और मौलाना सलाउद्दीन अयूबी है, और उसके बाद मुहिबुल्लाह है। दो नशिस्तें हम ले लें अपना महमूद से भी, दो आपसे, दो महमूद से, फिर दो असलम से, तब ज़रा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। जी महमूद, आप कौन सी दो? मेरा ख्याल है कि ये जो मौलाना साहब की इन्होंने बात की, तुम्हें कंटिन्यूएशन में डी आप दो और को ले लेना, वो महमूद उनके तो मौलाना फजल रहमान को तो एक सीट, तो फिर मेरे पास तो इस वक्त वहाँ पे सिराजुल हक भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुलाम अहमद बिलोर भी लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना, ताकि लोगों तो ये जो है NA 33 नौशहरा, यहाँ से परवेज़ खटक इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, और परवेज़ खटक का मुकाबला है इस वक्त PTI के हिमायत याफ्ता शाह अहद खटक के साथ। एक इख्तियार वली भी यहाँ पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने यहाँ से एक सूबाई असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में वो इलेक्शन जीता था, तो इस वजह से वो इस वक्त उम्मीदवार हैं। यहाँ पर वैसे भी तो जमात इस्लामी और JYF के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला जो है शाह अहद खटक के साथ उसका मुकाबला लग रहा है। खटक के चांसेस 46। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो उनका इंटरेस्ट भी शायद सूबाई में हो, लेकिन कौमी में उनको मुश्किलात हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो पार्टी है इनकी साबिका यहाँ पे इनको मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा मैं NA 32 पे बात करूँगा, गुलाम अहमद बिलोर हैं, क्योंकि ये पेशावर का NA 1 हुआ करता था। यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक बार इलेक्शन लड़ा था, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी यहाँ से इलेक्शन जीता था। इस वक्त गुलाम अहमद बिलोर साहब 11वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका मसला ये है कि 4 दीगर जमातों के उम्मीदवार भी NP ही से बने हैं इस बार, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे सारे। तो NP बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब तकरीर, इनका मुकाबला जो है आसिफ खान के साथ है। बिलोर का मुकाबला कम है, बिलोर की वो तकसीम हो गई है, लेकिन अभी चांस है उसका। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार आबिदुल्ला अभी NP से गया है। हाजी मोहम्मद उमर जमीयतुल उलमा इस्लाम का उम्मीदवार है सूबाई असम्बली का, वो भी इन्हीं से गया है। शेर रहमान इनका डिस्ट्रिक्ट नाजिम का आखिरी उम्मीदवार था, वो भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बन गया है। एक मलिक तारिक आवान, वो भी सूबाई असम्बली में कहीं और चला गया है। तो मतलब यह है कि उनसे बहुत सारा सब कुछ उनसे छिन चुका है इस वक्त। अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत हैरानगी होगी। जी असलम खान, अब आप दो नशिस्तें जो आपकी अपनी चॉइस की पहले बता दें आप।
देखिए, कौमी असम्बली की जो नशिस्त है 229 मलीर 1, यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि मुकाबला होगा। जाम करीम पहले भी यहाँ से जीते थे और 66,000 वोट लिए थे पीपल्स पार्टी के, और यहाँ से पीटीआई के मसरूर खान जो है वो 24,000 वोट ले सके थे। 42,000 वोटों की लीड थी। नून लीग यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पे थी। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट है, कौन सा आपने बताया, 229 मलीर वाला, मलीर। ठीक है। ये एक वाहिद सीट होगी जिस पर मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी कैंपेन चलाई है। वहाँ पर उनके जो सूबाई सदूर के हैं, जो अहदेदारान भी गए, खुद जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी बड़ी भरपूर जो मुहिम चली है। करीम और कादर बख्श कलमती, ये एक सीट यहाँ पर एक मुकाबले की भी तवक्को की जा रही है। और अगर हम ये कह सकते हैं कि पूरे कराची में 22 सीटों पे कोई एक नशिस्त जहाँ पर उन्होंने अच्छी कैंपेन नून लीग ने चलाई है, तो ये नशिस्त है। तो ये अगली नशिस्त, और अगली हम बात करें 200 इसके है 39, ये नबील गबूल है और लियारी की सीट है। इफ्तिखार साहब, बड़ी यहाँ पर जो ना दिलचस्प सूरत हाल होगी। बिलावल भुट्टो यहाँ पर 39,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर आए थे 2018 में। तीसरे नंबर पे गढ़ पीपल्स पार्टी का रिवायती इलाका, और हमेशा मेरे ख्याल यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती रही है। 52,000 वोट लिए थे पीटीआई के शकूर शाद ने, और टीएलपी यहाँ पर दूसरे नंबर पे थी 42,000 वोट लेके। 39,000 लेकर के तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जो शकूर शाद हैं वो लियारी अलायंस से लड़ रहे हैं। शर्जील गोपलानी यहाँ पर एक बड़े अहम उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और उसके साथ साथ जो नबील गबूल है, एक उम्मीद की जा रही है कि अब ये सीट वो वापस ले लेगी अब पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने में इस सीट पर भी आ सकता है। मतलब बड़ा क्लोज ऐसी तवक्को की जा रही है, ऐसी तवक्को यहाँ पे क्लोज होती जा रही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, और फिर ब्रेक से वापस आएँ, खबरें भी सुन लें इस दौरान, और फिर वापस आके दोबारा प्रोग्राम को जारी रखें। ख्वाजा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।